गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जनसंचार के बारे में बताते हैं जो आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में है। यहाँ क्वेश्चन है कि संचार किसे कहते हैं। ये तो आप सभी को मालूम है कि संचार क्या होता है। आज के युग में संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तु संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों की भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, यानी कि चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। विज्ञान में ताप संचार होता है। ताप कहते हैं ऊष्मा। किस प्रकार ताप या गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, यानी कि जिस प्रकार हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं वो एक ताप होता है। इसी प्रकार टेलीफोन के तार या बेतार के माध्यम से मौखिक या लिखित संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, उन्हें भी संचार कहते हैं। किंतु यहाँ संचार जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं या विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम भावनाओं के या विचारों के आदान प्रदान से ही बात करते हैं। संचार में एक या दो अथवा कुछ ही लोगों के अनुभवों की साझेदारी नहीं होती, अपितु उसमें हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे किसी प्रकार कहीं पर किसी भीड़ को इकट्ठा कर भाषण देना, वो भी जनसंचार कहलाता है। कोई सूचना हम लिखित में देते हैं, अपनी भावनाओं को लिखित रूप से या मौखिक या दृश्य सर्वे सुनने के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसे ही संचार कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता करने वाले साधनों का व तरीकों को संचार माध्यम कहते हैं। जिस प्रकार हमने कोई अपने विचारों को, भावनाओं को किसी पत्र के द्वारा किसी दूसरे तक भेजा तो वो पत्र माध्यम है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। संचार के प्रमुख तत्व यहाँ पर मैंने आपको 7 प्रकार के बताए हैं, जिनके बारे में 1 बाय 1 करके मैं आगे बताती हूँ। उसका पॉइंट है 1, स्रोत या संचारक, यानी कि उसकी जो उत्पत्ति, उसके स्रोत क्या क्या हैं। जब कोई संचारक या स्रोत एक उद्देश्य विशेष के साथ अपने विचार, संदेश के द्वारा भावना आदि को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है, तब संचार प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। कहने का भाव है कि व्यक्ति ही संचार का प्रमुख तत्व है, जिसे हम स्रोत संचारक कहते हैं। नंबर 2, कुटीकृत या एनकोडिंग। कुटीकृत या एनकोडिंग, जिसको हम भाषा कहते हैं। जब संचारक या स्रोत अपने संदेश या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे भाषा, संकेत या गतिविधि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने संदेश को भाषा के द्वारा पहुंचाता है। संचार की प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए सफल कोट या कोड का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर कहने का भाव है, व्यक्ति भावों या विचारों को भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है। इसलिए संचारक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए तथा तभी वह अपने प्रभावपूर्ण भावों को व्यक्त कर सकेगा। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि संदेश को प्राप्त करने वाला दूसरा व्यक्ति भी भाषा से परिचित होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संचार का दूसरा तत्व भाषा का माध्यम है। पॉइंट नंबर 3,
संदेश। संचार प्रक्रिया का तीसरा चरण है संदेश। संदेश संचार का यही तत्व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के लिए हम दूसरे प्रयास करते हैं। किसी भी संचारक का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ, यानी कि जिस रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए वह परम आवश्यक है कि संचार अपने संदेश को लेकर स्वयं पूरी तरह से स्पष्ट है। संदेश जितना स्पष्ट, सरल, सीधा होगा, प्राप्तकर्ता के लिए उतना ही आसानी से समझा जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर है 4, माध्यम। अब आपको ये पता होना चाहिए संचार साधन के जो माध्यम हैं, जो ये यहाँ पर है माध्यम के बारे में, कि हमारे पास संदेश और भाषा दोनों हैं। माध्यम कहते हैं चैनल। चैनल जैसे हम कोई रेडियो है, टीवी है, उसके द्वारा है, पत्र है, माध्यम है। तो हमारे पास संदेश और भाषा दोनों हैं, किंतु हमारी समस्या यह है कि हम उसे प्राप्तकर्ता के पास कैसे पहुंचाएं। यही संदेश प्राप्त करने वाला हमारे समीप या सामने है तो संदेश पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि संदेश प्राप्त करने वाला दूर होगा तो निश्चित रूप से हमें उस तक संदेश पहुंचाने का कोई साधन अवश्य ढूंढना होगा। आज वैज्ञानिक का युग है। मानव ने टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि अनेक प्रकार के माध्यमों का आविष्कार कर लिया है। इन माध्यमों से आसानी से हम अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। कहने का भाव भी यही है कि माध्यम का प्रयोग संचार प्रक्रिया का चौथा चरण है। यहाँ पर 5वां है प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता जिसको हम कहते हैं रिसीवर, रिसीव करने वाला, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन या उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग भाषा के चिन्हों के अर्थ निकालता है। कहने का तात्पर्य है कि डिकोडिंग से अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने का प्रयास करना। हमें एनकोडिंग की विपरीत प्रक्रिया कहते हैं। प्राप्तकर्ता भाषा के चिन्हों के अर्थ निकालता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों उस कोड से का परिचित होना अति आवश्यक है। यदि आप अपने समाचार को इधर से किसी भी भाषा में या किसी भी कोड वर्ड से भेजते हैं तो जो प्राप्त करने वाला है वो भी उसमें निपुण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, फीडबैक। फीडबैक कहा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ही संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वे केवल 2 ही हों। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो उसके अनुकूल ही वह अपनी प्रक्रिया में अभिव्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आपने अपने मित्र से पुस्तक देने के लिए कहा। वह हमारे इस संदेश को सुनकर हाँ या ना नहीं कहता। उसकी हाँ या ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से हमें यह पता चल सकता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही। फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जो संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। फीडबैक के अनुसार संचारक अपने संदेश में सुधार करता है तथा संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है। पॉइंट 7, शोर। अब शोर कहते हैं बाधा को। संचार की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस बाधा को अनायत यानी कि शोर कहते हैं। यह शोर भी कई प्रकार का होता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है। तकनीकी का मतलब
यानी कि जब आप कहीं अपना संचार भेज रहे हैं तो संचार के जो साधन हैं जो इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए हैं उनके अंदर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है या मौसम विभाग गड़बड़ा जाता है तो तब भी ये आ जाती है। पास में बैठने वाला कोई व्यक्ति बातें कर रहा है, वह भी शोर है। शोर के कारण संदेश प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच सकता। सफल संचार प्रक्रिया के लिए शोर को हटाना या कम करना नितांत आवश्यक है। यहाँ पर शोर किस किस चीज़ को, किन किन को बाधा डालता है? संचारक या स्रोत, फिर उसके बाद संदेश किसके माध्यम के द्वारा, माध्यम से कहाँ पहुँचा? प्राप्तकर्ता तक। इन सब के बाद फिर आता है फीडबैक। अब ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है ये हमारे संचार के साधन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको कल बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को और ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप इनको अच्छी तरह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद करिए।